गोल्ड मास्टर क्लास सीरीज एपिसोड 3 शीर्षक द सेंट्रल बैंक वेल बेसिल 3 का रहस्य, डॉलर का हथियार बनना और हमारी सुरक्षा। नमस्कार दोस्तों, जंगल का एक बहुत पुराना नियम है। जब जंगल में छोटे जानवर हिरण, खरगोश, पक्षी बहुत शोर मचाने लगे, इधर उधर भागने लगे, तो समझ जाइए कि कोई छोटा मोटा खतरा है। शायद मौसम बदल रहा है या कोई मामूली शिकारी आसपास है। लेकिन जब जंगल में अचानक सन्नाटा छा जाए, जब हवा रुक जाए, जब पानी की सतह बिल्कुल शांत हो जाए, तब एक अनुभवी शिकारी समझ जाता है कि अब जंगल का राजा अपनी चाल चलने वाला है। अब कोई बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। फाइनेंस की दुनिया भी उस जंगल से अलग नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाजार की उथल पुथल ने हम और आप जैसे आम निवेशकों को कितना बेचैन कर दिया। जब टीवी पर लाल निशान दिखते हैं, जब हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होती है, तो हमारी रातों की नींद उड़ना स्वाभाविक है। हमें डर लगता है। हम सोचने लगते हैं, क्या मैंने गलती कर दी? क्या मुझे अपना सोना बेच देना चाहिए? लेकिन दोस्तों, ठीक उसी वक्त जब हम डर के मारे अपना 10 ग्राम या 50 ग्राम सोना बेचने के लिए ज्वेलर के पास जाने की सोच रहे होते हैं, ठीक उसी अंधेरे में दुनिया के वित्तीय समुद्र की सबसे बड़ी मछलियां द व्हेल्स अपना मुंह खोलकर बैठी होती हैं। ये वो लोग हैं जो टीवी पर आकर इंटरव्यू नहीं देते। ये वो संस्थाएं हैं जो इंस्टाग्राम पर रील नहीं बनाती। ये वो ताकतें हैं जिनके पास नोट छापने की मशीन है। मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल बैंक्स की। आज के इस एपिसोड में मैं उस पर्दे को फाड़ने जा रहा हूं जो हमारी और आपकी आंखों के सामने तना हुआ है। आज हम उस डबल गेम का पर्दाफाश करेंगे जो हमारे साथ खेला जा रहा है। हमें कहा जाता है कि सोना पुराना है, सोना डेड एसेट है। लेकिन आज हम डेटा के साथ देखेंगे कि आरबीआई, चीन का सेंट्रल बैंक और रूस, ये सब मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व क्यों बना रहे हैं। आज हम डिकोड करेंगे बाज़ल 3 के उस बोरिंग से लगने वाले नियम को, जिसने चुपचाप बिना किसी शोर के सोने को पत्थर से दोबारा असली पैसे की गद्दी पर बिठा दिया है। और सबसे बड़ा सवाल जो हर भारतीय परिवार के मन में है, सरकार ने एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के नए इश्यू क्यों बंद कर दिए? क्या ये हमारे लिए खतरे की घंटी है या ये वो इशारा है जिसका इंतजार समझदार लोग कर रहे थे? स्वागत है द गोल्ड स्टैंडर्ड के तीसरे और सबसे गहरे अध्याय में। आज हम डरेंगे नहीं, आज हम साथ मिलकर उस सच का सामना करेंगे। 2022 का टर्निंग पॉइंट, जब विश्वास की डोर टूटी। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस तारीख पर जाना होगा जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, भले ही हमें उस वक्त इसका एहसास न हुआ हो। तारीख थी फरवरी 2022। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। पूरी दुनिया सांस रोके देख रही थी। हम सब टैंक और मिसाइलों की गिनती कर रहे थे। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में अमेरिका और यूरोप ने एक ऐसा हथियार चलाया जो परमाणु बम से कम नहीं था। इसे कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ द डॉलर का हथियार बनना। रूस ने अपनी मेहनत से अपना तेल और गैस बेचकर अरबों डॉलर कमाए थे। ये रूस की जनता का पैसा था। सुरक्षा के लिए रूस के सेंट्रल बैंक ने इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप के बैंकों में जमा रखा था। उन्हें विश्वास था कि बैंक तो बैंक होता है, वहां पैसा सुरक्षित है। लेकिन एक सुबह अमेरिका ने एक बटन दबाया और रूस का करीब $300 बिलियन, लगभग 25 लाख करोड़ रुपए फ्रीज हो गया। जरा इसकी गंभीरता को समझिए। पैसा रूस का था, रूस के खाते में दिख भी रहा था, लेकिन रूस उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। न उससे दवाइयां खरीद सकता था, न खाना। उस दिन दुनिया के बाकी देशों के होश उड़ गए। चीन, ब्राजील, सऊदी अरब और हमारा अपना भारत, सबने इस घटना को बहुत बारीकी से देखा। दिल्ली, बीजिंग और रियाद के बंद कमरों में एक ही सवाल गूंजा, अगर अमेरिका रूस का पैसा एक झटके में जब्त कर सकता है, तो कल को अगर हमारी अमेरिका से कोई अनबन हो गई, कोई ट्रेड वॉर हो गया या कोई राजनीतिक मतभेद हो गया, तो क्या हमारा पैसा हमारा रहेगा? जवाब था नहीं। अगर आपका पैसा डॉलर में है, अगर आपका पैसा अमेरिकी बॉन्ड्स में है, तो वो आपका नहीं है। वो अमेरिका की दया पर निर्भर है। इसे फाइनेंस की भाषा में कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, यानी सामने वाली पार्टी मुकर सकती है। यही वो पल था जब दुनिया को सोने की असली कीमत समझ आई। क्योंकि सोना किसी का गुलाम नहीं है। सोने को फ्रीज करने के लिए कोई डिजिटल बटन नहीं है। अगर आपकी तिजोरी में सोने का बिस्कुट है, तो उस पर अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। उसे कोई हैक नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता। 2022 के बाद से दुनिया भर के देशों ने एक गुप्त मिशन शुरू किया, डी-डॉलराइजेशन, यानी डॉलर से पीछा छुड़ाओ और कुछ ऐसा जमा करो जो सच में हमारा हो। और वो कुछ सिर्फ एक ही चीज थी, सोना। 3. बेसल 3
बेसल 3, सोने का प्रमोशन और बैंकरों का यू टर्न। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा थोड़ा तकनीकी लगता है, इसलिए अक्सर न्यूज़ चैनल इसे छोड़ देते हैं, लेकिन यही वो हिस्सा है जिसने सोने के बाजार में आग लगाई है। इसका नाम है बेसल 3, बाज़ल 3 नियम। इसे समझने के लिए मैं आपको हम और आपके जीवन से जुड़ा एक बहुत ही सरल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं। हम अपनी 5 लाख रुपए की सोने की ज्वेलरी बैंक मैनेजर के पास रखते हैं। बैंक मैनेजर क्या कहता है? वो कहता है, तारांकन देखिए सर, सोना तो है लेकिन इसका भाव ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें रिस्क है, इसलिए हम इसे पूरा 5 लाख नहीं मानेंगे, हम इसे सिर्फ 3.5 लाख या 4 लाख मानेंगे। इसे बैंकिंग की भाषा में हेयर कट कहते हैं, यानी एसेट की वैल्यू काट लेना। 2021 से पहले दुनिया भर के बड़े बैंकों के लिए नियम यही था। सोने को टियर 3 एसेट, टियर 3 एसेट माना जाता था, यानी ये एक जोखिम वाली, सट्टेबाजी वाली संपत्ति मानी जाती थी। इसलिए दुनिया के बड़े बैंक अपनी बैलेंस शीट में सोना रखना पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि सोना रखने से उनकी बैलेंस शीट कमजोर और रिस्की दिखेगी। लेकिन फिर चुपचाप एक बदलाव हुआ। स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में, जहां दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स के बॉस बैठते हैं, BIS, उन्होंने एक नया नियम पास किया और ये नियम 1 जनवरी 2023 से पूरी तरह लागू हो गया। इस नियम ने सोने को टियर 3 से उठाकर सीधे टियर 1 एसेट बना दिया। टियर 1 का मतलब क्या है? टियर 1 का मतलब है रिस्क फ्री, शून्य जोखिम। अब बैंकिंग सिस्टम की नजरों में सोना और कैश बिल्कुल बराबर हैं। इसका असर बहुत गहरा है। पहले अगर कोई बैंक 100 रुपए का सोना रखता था तो उसे अपनी किताबों में कम दिखाना पड़ता था। अब अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए का सोना है तो वो दुनिया को गर्व से दिखा सकता है कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए का टियर 1 कैपिटल है। जैसे ही ये नियम बदला, दुनिया भर के बैंकरों का नजरिया बदल गया। जो बैंकर कल तक आपको और मुझे कहते थे कि सोना मत खरीदो, ये बेकार है, आज वही बैंकर अपनी संस्थाओं के लिए टनों में सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि अब सोना उनकी बैलेंस शीट को मजबूत बनाता है। ये एक स्ट्रक्चरल बदलाव है दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं है। सिस्टम ने लिखित रूप में मान लिया है कि कागजी नोट और डिजिटल एंट्री से बेहतर और सुरक्षित सोना है। 4. सेंट्रल बैंक्स की भूख। डेटा क्या कहता है? मैं हवा में बातें करना पसंद नहीं करता। आप जानते हैं कि मैं डेटा पर भरोसा करता हूं। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा देखिए। 2022 सेंट्रल बैंकों ने 1136 टन सोना खरीदा, 55 साल का रिकॉर्ड टूटा। 2023 1037 टन सोना खरीदा गया। 2024-25 खरीद की रफ्तार और तेज हो गई। चीन चाइना को देखिए। चीन का सेंट्रल बैंक PBOC पिछले 30 महीनों से लगातार हर महीने सोना खरीद रहा है। वो अपने डॉलर बेच रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं। पोलैंड, तुर्की, सिंगापुर और कजाकिस्तान ये सब लाइन में लगे हैं। ये वो वेल हैं जिनकी बात मैंने शुरू में की थी। जब हम और आप टीवी पर सोने का भाव गिरता हुआ देखकर डर रहे होते हैं, तब ये सेंट्रल बैंक्स उस गिरते हुए भाव पर माल उठा रहे होते हैं। वे पैनिक नहीं करते, वे पैनिक का फायदा उठाते हैं। उनका संदेश साफ है, कागज पर भरोसा मत करो, धातु पर भरोसा करो। 5. RBI की घर वापसी ऑफ गोल्ड, भारत का मास्टर स्ट्रोक। अब गर्व करने वाली बात हमारे अपने देश की। क्या आपने पिछले साल की एक छोटी सी खबर पर ध्यान दिया? शायद नहीं, क्योंकि क्रिकेट और राजनीति के शोर में वो दब गई थी। हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 1947 के बाद से और उससे पहले भी भारत का बहुत सारा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन की तिजोरियों में रखा हुआ था। ये एक पुरानी परंपरा थी, लेकिन 2024-2025 के दौरान RBI ने एक गुप्त ऑपरेशन में 100 टन से ज्यादा सोना लंदन से वापस भारत मंगवा लिया। सोचिए, 100 टन सोना हवाई जहाजों में भरकर विशेष सुरक्षा के बीच इसे मुंबई और नागपुर की तिजोरियों में शिफ्ट किया गया। आखिर क्यों? क्या लंदन असुरक्षित हो गया? नहीं, ये वही विश्वास की कहानी है। RBI के गवर्नर और भारत सरकार भी ये समझ रहे हैं कि दुनिया बदल रही है। जिस तरह अमेरिका ने रूस का पैसा जब्त किया, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। RBI ने वही किया जो हम और आप अपने घर में करते हैं। जब माहौल खराब दिखता है तो हम अपना कीमती सामान अपने तकिए के नीचे या अपनी अलमारी में रखते हैं, पड़ोसी के घर में नहीं। ये सोने की घर वापसी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत सरकार अब ग्लोबलाइजेशन के भरोसे नहीं बैठना चाहती। वे आत्मनिर्भरता चाहते हैं और सोने से बड़ी आत्मनिर्भरता कुछ नहीं। 6.
एसजीबी का बंद होना, खतरा या इशारा? और अब इस एपिसोड के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। वो सवाल जिसने हम भारतीय निवेशकों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी के नए इश्यू क्यों बंद कर दिए? जब यह खबर आई तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया, तारांकन सारथी भाई, अब क्या होगा? क्या सरकार सोने के खिलाफ है? क्या हमें भी सोना नहीं खरीदना चाहिए? दोस्तों, बाजार में एक नियम याद रखिए, सरकार क्या कहती है वो मत सुनिए, सरकार क्या करती है वो देखिए। एसजीबी क्या था? एसजीबी सरकार के लिए एक कर्ज था। सरकार हमसे पैसा लेती थी, बदले में हमें 2.5% ब्याज देती थी। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने हमसे वादा किया था कि 8 साल बाद सोने का भाव जितना भी बढ़ेगा वो बढ़ा हुआ पैसा भी सरकार अपनी जेब से देगी। अब एक बैंकर की तरह सोचिए, अगर सरकार को लगता कि सोने का भाव आगे नहीं बढ़ेगा या गिर जाएगा या थोड़ा बहुत बढ़ेगा, तो क्या वो ये स्कीम बंद करती? बिल्कुल नहीं। उन्हें तो सस्ता लोन मिल रहा था। सरकार ने एसजीबी इसलिए बंद किया क्योंकि वित्त मंत्रालय के बड़े बड़े विश्लेषकों, एनालिस्ट्स ने कैलकुलेशन कर लिया है। उन्हें दिख रहा है कि आने वाले 5-10 सालों में सोने का भाव विस्फोटक एक्सप्लोजिव होने वाला है। उन्हें डर है कि अगर सोना 2 लाख या 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया और उन्हें हमें वो पैसा लौटाना पड़ा तो सरकार का खजाना, फिस्कल डेफिसिट बिगड़ जाएगा। यह स्कीम सरकार के लिए महंगी पड़ने लगी थी। एसजीबी का बंद होना सरकार की तरफ से एक अघोषित स्वीकारोक्ति, साइलेंट कन्फेशन है। वे कह रहे हैं, तारांकन भैया, सोने में बहुत तेजी आने वाली है, हम इसका रिस्क अब नहीं उठा सकते। अब जिसे खरीदना है वो अपने रिस्क पर खरीदे। तो दोस्तों, ये हमारे लिए डरने की बात नहीं है, ये हमारे लिए खुश होने की बात है। जब गारंटर, सरकार, खुद पीछे हट जाए ये कहकर कि ये एसेट तो मेरी औकात से बाहर जा रहा है, तो समझ जाइए कि उस एसेट सोने का भविष्य कितना उज्जवल है। 7. निष्कर्ष, हमारी और आपकी रणनीति। तो दोस्तों, अब पूरी तस्वीर साफ है। 1. जियोपॉलिटिक्स, दुनिया के देश डॉलर पर भरोसा खो रहे हैं और सोने की तरफ भाग रहे हैं। 2. बैंकिंग, बेसल 3, बैंकों ने नियम बदलकर सोने को कैश के बराबर मान लिया है। 3. भारत सरकार, एसजीबी बंद करके और आरबीआई का सोना वापस लाकर यह साफ कर दिया है कि फिजिकल गोल्ड ही राजा है। जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, जिनके पास हमसे 1000 गुना ज्यादा जानकारी है, वो सोना खरीद रहे हैं और जमा कर रहे हैं, तो हम और आप क्यों डरें? हमें बाजार के रोजाना के उतार चढ़ाव से नहीं घबराना है। टीवी पर एंकर्स को चिल्लाने दीजिए, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। मेरी सलाह, जैसे आरबीआई अपना सोना घर वापस लाया, वैसे ही हमें भी अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा सोने में मजबूती से रखना चाहिए। ये सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं है, ये हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए है, ये हमारी मेहनत की कमाई का बीमा है। अगले एपिसोड यानी एपिसोड 4 में हम अपनी धरती पर लौटेंगे। हम बात करेंगे भारत और रुपए की कहानी की। हम जानेंगे कि कैसे रुपए की कमजोरी अनजाने में हम भारतीयों को सोने में डबल मुनाफा देती है, और 25,000 टन सोने वाला हमारा देश दुनिया का अगला इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बन सकता है। मैं हूं आपका इन्वेस्ट ट्रेड सारथी। डरिए मत, बस साथ बने रहिए, क्योंकि जब हम साथ होते हैं तो हर तूफान छोटा लगता है। जय हिंद।